वेलकम गाइस। ये इस वीडियो में मैं कुछ फिल्म्स के एग्जांपल्स देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस फिल्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का नाम है पैन्स लैबिरिंथ और ये इस फिल्म के डायरेक्टर ने बाद में कई सालों बाद शेप ऑफ वाटर, आई थिंक शेप ऑफ वाटर नाम की फिल्म के लिए ऑस्कर जीता। द शेप ऑफ वाटर जो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, जो मैंने थिएटर में देखी थी और एक बहुत बहुत ही यूनिक ऐसी लव स्टोरी थी शेप ऑफ वाटर। और उसमें भी फैंटेसी ये एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। इस डायरेक्टर की सभी फिल्मों में मतलब पहली फिल्म से लेकर शेप ऑफ वाटर तक और बीच में कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के मतलब ये भी फैंटेसी बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुत बिग बजट एक साइंस फिक्शन ऐसी फिल्म थी। पर मोस्टली सभी फिल्म्स में फैंटेसी एलिमेंट ये एक बहुत एसेंशियल रहा है गिलर्मो डेल टोरो के करियर में। और वो इस तरीके से रहा है मोस्टली कि मतलब अभी ये पैसिफिक रिम ये फिल्म अगर छोड़ दे या फिर ब्लेड 2 ये फिल्म छोड़ दे तो ये बाकी की जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स है उसमें शेप ऑफ वाटर, पैन्स लैबिरिंथ, इवन हेलबॉय के 1 और 2 पार्ट 2 के फिल्म, हालांकि हेलबॉय भी काफ़ी बड़ी फिल्में हैं बजट वाइज और फ्रेंचाइज फिल्म कहा जा सकता है उन्हें, लेकिन वो किसी मार्वल या मतलब ऐसी फिल्म नहीं थी, मार्वल या डिज्नी की बड़ी फिल्म नहीं थी। प्रोडक्शन कौन था ज़रा देखा जाए, किसका प्रोडक्शन था? अच्छा, कोलंबिया पिक्चर। तो अच्छा, ये भी स्टूडियो फिल्म कहा जा सकता है, सोनी पिक्चर्स भी थे। अच्छा ठीक है, इसे भी बड़ी फिल्म कहा जा सकता है, मतलब प्रोडक्शन भी बड़ा ही था। लेकिन इन दो फिल्मों के अलावा बाकी कौन सी फिल्म में नहीं बनी थी इस सीरीज़ में। इसके बाद में वापस एक रिसेंट में हेलबॉय की फिल्म बनी थी जिसका इस फिल्म से कुछ लेना देना था नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये हेलबॉय हो या फिर पैन्स लैबिरिंथ हो या शेप ऑफ वाटर हो या फिर डेविल्स बैकबोन हो या फिर और कौन सी फिल्म है वो क्रोनोज हो, इन सभी फिल्मों में जिस तरीके का फैंटेसी एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो बहुत प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स से, मतलब एक्चुअल क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल सेट, एक्चुअल सब जैसे कि थिएटर में होता है एक तरीके से कि सब एक्चुअल चीज़ें यूज़ करते हैं मोस्टली फैंटेसी में एक एक्चुअल फील देने के लिए, rather than गोइंग फॉर विजुअल इफ़ेक्ट्स और वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो उस टाइप का एक विजुअल टोन मेंटेन करना ये डेल टोरो की खास बात रही है। और ये मेरे ख्याल में दोनों हेलबॉय फिल्म्स में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है, क्योंकि हेलबॉय फिल्म्स ये एक प्रॉपर एक्शन एडवेंचर टाइप की फिल्में थी, लेकिन जो चॉइसेस उसने डेल टोरो करता है नॉर्मली बाकी फिल्मों में भी, वो चॉइसेस जब भी उसने हेलबॉय के 2 फिल्मों में की तो वो डिस्टिंक्टली दिखाई दी कि ये क्यों ये डायरेक्टर खुद के स्टाइल से फिल्में बनाता है। ये ऐसा नहीं कि स्टूडियो किसी को भी हायर कर ले और एक फिल्म बनाने बोल दे और डेल टोरो को भी हायर कर दे और फिल्म बनाने बोल दे तो वो सेम ही फिल्म बनाएगा। उस टाइप का ये डायरेक्टर नहीं है, इसका खुद का एक विजुअल और एक एस्थेटिक स्टाइल है और सिमिलरली एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल भी है। तो स्टोरी टेलिंग स्टाइल में फैंटेसी, फेरी टेल्स, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके इन 2-3 फिल्मों में। अभी पैन्स लैबिरिंथ के बारे में तो हम बोलेंगे, पर डेविल्स बैकबोन ये भी फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी। थिएटर में नहीं देखी थी, मैंने एक स्क्रीनिंग में देखी थी, प्रॉपर ऐसे बड़े पर्दे पर ही देखी थी। तो इसमें भी बच्चों की दुनिया बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी एक तरीके से फैंटेसी, मतलब जो अभी पैन्स लैबिरिंथ के बारे में हम बात करेंगे तो जो एलिमेंट पैन्स लैबिरिंथ में एक बहुत अलग लेवल से एक्सप्लोर किया गया है, ये उसमें स्टार्ट कर दिया था एक्सप्लोर करना, या फिर इसमें भी डेल टोरो ने वो एक्सप्लोर किया था, लेकिन इतना एक्सपर्टीज उसके पास तभी शायद नहीं थी, या फिर ये उस मार्ग पे चल रहा था लेकिन उसका डेस्टिनेशन अब तक आया नहीं था या फिर वो उतना इवॉल्व हुआ नहीं था। लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छी फिल्म है डेविल्स बैकबोन भी।
इसमें हॉरर एलिमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैन्स लेब्रिंथ के बारे में हम बात करेंगे। पैन्स लेब्रिंथ में हॉरर एलिमेंट है, लेकिन बहुत माइनर है, ऐसे मैं कहूँगा। कुछ लोग पैन्स लेब्रिंथ को भी एक मॉडर्न या ट्विस्टेड हॉरर फिल्म कहते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल हॉरर, ऐसे ये एलिमेंट हॉरर बोल के निकाल देता हूँ। मैं दो चीज़ें इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, दो पैरेलल ट्रैक्स इस फिल्म में चलती रहती है। सबसे पहला जो पैरेलल ट्रैक है वो ये है कि एक वॉर टाइम ड्रामा है ये फिल्म। वॉर टाइम मतलब ये वर्ल्ड वॉर टू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के कुछ साल पहले की मेरे ख्याल में ये बात है, या कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, पर ये स्पेन में सिविल वॉर हुआ रहता है। सिविल वॉर इन सेंस लोगों का सिस्टम के अगेंस्ट वॉर हुआ रहता है, और वो ख़त्म हुआ रहता है। मतलब जो मेन उसका जो पार्ट था, या फिर जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरी थे, उनको इन गवर्नमेंट ने जो फैसिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, मतलब एक तरीके से हिटलर के जैसी गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे, वो सक्सेसफुल हुए थे कि बहुत से लोगों को मार देने में, या फिर उनका विरोध ख़त्म करने में, उनकी पार्टी ख़त्म करने में, उनका जो एक ये था रेजिस्टेंस था वो ख़त्म करने में वो सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं कोने कोपरे में अभी भी थे जो अगेंस्ट सिस्टम रिवोल्ट कर रहे थे। तो ये एक वैसा ही एक गांव है, या फिर एक छोटी सी जगह है, जहाँ पर ये एक कैप्टन आता है, और उसकी जो पूरी एक जैसे कि एक छोटा सा एक मिलिट्री बेस वहाँ पर बनता है। मतलब शायद 50 या 100 लोगों का वो मिलिट्री बेस होगा, और वहीं पर हमारी प्रोटैगोनिस्ट भी आती है, और प्रोटैगोनिस्ट की माँ भी आती है। तो जो प्रोटैगोनिस्ट की माँ होती है, वो ये जो कैप्टन होता है, जो खुद भी एक तरीके से डिक्टेटर ही होता है, उसकी ये या फिर वो कैप्टन इसका सौतेला बाप होता है। मतलब इसकी माँ से उसने शादी की होती है, और इसकी माँ एक सादी औरत रहती है, एक नॉर्मल गरीब औरत रहती है, और जिससे ये शायद ऐसा भी इसमें फिल्म में तो दिखाया नहीं है, लेकिन शायद इसका मतलब ऐसा भी हो कि वो फोर्सफुल, या फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इतने पावरफुल इंसान को ना कैसे बोले, इस रीज़न की वजह से शायद इसकी माँ ने उसके साथ शादी की होगी। ये फिल्म में इसमें कभी डिटेल में जाती नहीं है, लेकिन एक बार हमें हिंट ज़रूर देती है कि इसका जो एक्चुअल बाप था वो टेलर था, और वो मर जाता है, और मरने के साल भर बाद ही इन दोनों की शादी हो जाती है। मतलब हमें ये हिंट दिया जाता है कि उस कैप्टन ने ही शायद इसके बाप को और उसके पति को मारा होगा, क्योंकि उसको शायद ये औरत उसको पसंद आ गई, तो उसको शादी करनी थी, इसलिए शायद ये सिर्फ हिंट किया जाता है। ये फिल्म के नरेटिव का बिल्कुल पार्ट नहीं है, पर पॉइंट ये है कि ये जो कैप्टन था, ये इंसान जो है, ये बहुत ही भद्दा किस्म का इंसान है, बहुत ही ईगोइस्टिक है। और कैसे होता है कि ईगोइस्टिक लोगों का एक फ्लॉज भी होते हैं, उस वजह से कि वो लोग इतने ब्लाइंड हो जाते हैं खुद के ईगो में कि उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं समझ भी आती। तो वो फिल्म ने बहुत खूबसूरती से, बहुत दिमाग लगा के यूज़ भी किया है वो एलिमेंट। लेकिन मैं अभी पॉइंट में आता हूँ। तो ये जो वॉर फिल्म का ड्रामा है कि वो जो होने वाला है वहाँ पे, कि एक रेवोल्यूशनरीज़ है, फिर एक रेवोल्यूशनरीज़ के पहचान के कुछ लोग ये जो टाउनशिप बना, छोटा सा जो एक सेंटर बनाया है, मिलिट्री बेस बनाया है, वहाँ पर काम करने वाले लोग भी रहते हैं, जो लोग जासूसी करते रहते हैं रेवोल्यूशनरी लोगों के लिए। उनका खुद का एक वो एक ट्रैक चालू रहता है, और इसके पैरेलल ये जो लड़की है, हमारी प्रोटैगोनिस्ट है फिल्म की मेन कैरेक्टर, उसका खुद वो एक क्या कहते हैं कि फेरी टेल में खो जाने वाली लड़की है। मतलब कहानियों में, परियों की कहानियों में, या फिर फैंटेसी कहानियों में वो खो जाने वाली, हमेशा पढ़ने वाली, इस तरीके की वो लड़की है। तो उसकी जो फैंटेसी है वो रियलिटी में, मतलब वो फैंटेसी रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाती है, उसके साथ रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। इसमें सिर्फ मतलब ये जो वॉर के बैकड्रॉप की दुनिया जो है, वो मिलिट्री बेस की दुनिया है, उसमें से किसी का भी एटलीस्ट बिगिनिंग में तो कुछ कनेक्शन होता नहीं है उस फैंटेसी की दुनिया से। सिर्फ ये उसका एक लिटिल सीक्रेट रहता है इस लड़की का,
कि मैं अभी मतलब ये स्पॉइलर रिव्यू ही है एक तरीके से। आपने अगर फिल्म नहीं देखी है अब तक, या फिर मैं कैसे बताऊँ अभी आपको, ये आप देखिए फिल्म, इस पॉइंट पे ये फिल्म देखिए, और फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो मेरा वीडियो देखने में, सुनने में, तो वापस आ जाइए वीडियो पे। तो अभी मोस्टली जिन्होंने फिल्म देखी है उन लोग से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है अभी क्या होता है कि किस तरीके से वो फैंटेसी एलिमेंट इसके लाइफ में आता है, और किस तरीके से वो धीरे धीरे उसका खुद का ट्रैक एक चालू हो जाता है, उस फैंटेसी एलिमेंट का जो एक खुद का ट्रैक। मैं फिर भी एक बेसिक में बता देता हूँ कि क्या होता है कि ये एक राजकुमारी का की आत्मा इसमें है, इस तरीके की वो फैंटेसी की। बहुत सालों पहले, बहुत जन्मों पहले वो एक अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन वो मर गई, तो उसका पुनर्जन्म ये हुआ है। और अभी वो जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, या फिर अंडरवर्ल्ड इन अ सेंस कि ज़मीन के नीचे रहने वाले लोग, नॉट इन अ सेंस कि ये बुरे लोग हैं, पर उसमें से ये जो एक अभी फ़ोटो में आपको दिख रहा है, इसको फॉन कहा जाता है। ये एक तरीके का राक्षस कम ऐसे कुछ अलग ही टाइप का है चीज़, लेकिन वो बुरा है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो। तो वो उसका मेन गाइड होता है इस जर्नी में, ये फैंटेसी की जर्नी में, उसके क्वेस्ट में, कि जो उसको कुछ चैलेंजेस रहते हैं। ये बोलता है कि तेरे को 2 या 3 चैलेंजेस पार करने होंगे, और फिर फुल मून के दिन तू प्रिंसेस बन जाएगी, ऐसा उसको कहा जाता है। और अभी जिसने फिल्म देखी है उनको मालूम है कि सबसे पहला ओपनिंग सीन इस फिल्म का क्या था, कि यही लड़की हमें मरते वक्त दिखाई देती है, और फिर हमें एक छोटा सा सेटअप सुनाई देता है, फैंटेसी का सेटअप सुनाई देता है उस प्रिंसेस के बारे में और फिर हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं। तो ये जो रिदम है, ये आप याद रखिए कि कैसे हो जाता है कि पहले हमें मरते वक्त दिखाया, फिर हमें फैंटेसी की कहानी बताई, और फिर हम रियल वर्ल्ड में गए। कहीं पर भी तीनों चीज़ों को डायरेक्टली एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। तो हमें फैंटेसी की का सेटअप दिखाया है और रियलिटी का सेटअप दिखाया है, लेकिन ये जो लड़की मर रही थी पहले ही फ्रेम में, वो फैंटेसी में मर रही थी कि रियलिटी में मर रही थी, ये हमें नहीं बताया। तो ये उसकी खास बात है। अभी आपको पता है कि ये दोनों सेटअप चलते रहते हैं, मतलब जो उधर होता रहता है और वो रेवोल्यूशनरीज करते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ें। ये इसको कुछ लोग मिलते हैं, ये उनको ये टॉर्चर करता है, ये सब चालू रहता है। और फैंटेसी एलिमेंट में वो 1-2 चैलेंजेस पार भी कर देती है। अभी सेकंड चैलेंज जो उसका होता है, सेकंड चैलेंज में उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। तो वो गलती हो जाने के बाद अभी वो जो क्वेस्ट था उसका वो पूरा नहीं होगा, ये उसको यही फ़ोन सुना देता है कि गया, ख़त्म हो गया तेरा सपना प्रिंसेस बनने का, अब तो तू कुछ प्रिंसेस बनेगी नहीं, अब तू भूल जा, अब तू इंसानों की तरह ही रहेगी, मरेगी, जिएगी और मर जाएगी एक दिन, ख़त्म तेरी कहानी। और फिर धीरे धीरे ये जो चीज़ें करती रहती है, ये लड़की जो करती रहती है मीनवाइल, जो मतलब किसी भी तीसरे इंसान को देखने के लिए ये पागल है या फिर ये कुछ जादू टोना कर रही है इस टाइप का लगेगा। तो वैसी एक चीज़ बाहर आ जाती है। आपको मालूम है आपने फिल्म देखी है तो वो कौन सी चीज़ थी? तो उस पॉइंट ये है कि उस एक छोटे से एलिमेंट के वजह से ये जो दो अलग दुनिया थी, फैंटेसी की और रियलिटी की, ये एक दूसरे में कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। पूरी तरीके से कन्वर्ज नहीं होती है, थोड़ी सी हल्की सी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है ये दोनों दुनिया। अब ये आना तो ऑब्वियस है, नहीं तो फिर ये 2 अलग ट्रैक फिल्म में रहने का कुछ लॉजिक नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ये फिल्म देख रहे हो तो आपको पहला फीलिंग यही आएगा कि अच्छा ठीक है, ये दोनों ट्रैक कभी ना कभी तो मिलेंगे, और जब कभी मिलेंगे तब कुछ तो ऐसे बड़ा होगा, कुछ तो बहुत मतलब जैसे नॉर्मली बड़े फिल्मों में होता है, आजकल के बिग बजट फैंटेसी या साइंस फिक्शन फिल्मों में होता है कि एक बहुत ही इवेंटफुल ऐसा क्लाइमैक्स होता है, जहाँ पर वो जो फैंटेसी वाला भी समझिए ये राक्षस है या फिर ये फॉन है, जो कुछ है, ये रियल लाइफ में आ जाएगा, और वो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका साथ देने लगेगा, या फिर जो कुछ है जिसको मारना है मारेगा, और वो लोग भी शॉक हो जाएंगे, अरे बाप रे ये कौन से लोग हैं, ये किधर से आ गए,
ये नॉर्मल बड़े बिग बजट फैंटेसी फिल्म्स का पैटर्न होता है, और ये फाइनल एक्ट में होता ही होता है। ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं होता है। अब ये क्यों, आपको मालूम है क्यों नहीं होता है? आपने ये फिल्म देखी, आपको समझ में ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये मैं बताता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है, इस वीडियो का एक्चुअल पॉइंट ये है कि ये क्यों नहीं होता है। थोड़ा लेट आया मैं पॉइंट पे, सॉरी, पर क्यों नहीं होता इसका कारण ये है कि ये नहीं होता है क्योंकि ये है ही नहीं। ये पूरा फैंटेसी एलिमेंट जो है वो एक्चुअल में अस्तित्व में है ही नहीं। ये सिर्फ उस बच्ची की फैंटेसी है। फिल्म में किसी भी पॉइंट में उस फैंटेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड पे गिरते वक्त नहीं दिखाया है। वो सिर्फ उस लड़की के पर्सपेक्टिव तक ही सीमित है। लेकिन उस लड़की का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिल्म में। तो ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये हुआ ही नहीं, ये है ही नहीं, ऐसे भी नहीं कह सकते। लेकिन उस बाकी लोगों के हिसाब से या दुनिया के हिसाब से वो नहीं है, तो वो दुनिया में घुसा ही नहीं है, तो वो कन्वर्ज कभी हुआ ही नहीं है। दो जो पैरेलल ट्रैक्स है ये कभी कन्वर्ज हुए नहीं है। लेकिन वो खुद का जो वॉर का ट्रैक है उसका खुद का एक क्लाइमैक्स है, और वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स कहा जा सकता है। इस तरीके का क्लाइमैक्स उधर भी है, उधर भी इमोशनल एंगेजमेंट हमारी होती है, और एक पोएटिक वे से उसका भी एंड होता है। और ये जो फैंटेसी का ट्रैक है उसका यूज़ ये चीज़ बताने के लिए करती है फिल्म कि डेथ क्या रिसेंबल करता है, ये चीज़ बताने के लिए क्या इसको यूज़ करते हैं कि फैंटेसी एलिमेंट इस लड़की की मौत की कहानी बताने का एक ज़रिया था। ये लड़की फिल्म के पहले फ्रेम में ही मरी थी, पर जब भी वो मरी थी, वो मरने के कुछ क्षण पहले उसकी आंखों में जो हुआ, उसकी नज़रों में, उसके दिमाग में जो हुआ, वो हमें फैंटेसी के थ्रू दिखाया एंड में। और थ्रू आउट उसके लाइफ में भी वो फैंटेसी में ही गुम होने वाली लड़की थी। तो जो कुछ हो रहा था उसके साथ फैंटेसी में, वो सब झूठा था एक तरीके से, लेकिन दुनिया के लिए झूठा था, लेकिन उसके लिए वो सब सच था। और वही उसका एक ज़रिया था कि ये बाहर की जो बहुत, मतलब हमें भी दिखाया कि बाहर की दुनिया में कितनी डेंजर चीज़ें होती रहती है, कितनी ब्रूटल चीज़ें होती रहती है। तो उन सब चीज़ों से एस्केप होने का ये उसका एकमेव मार्ग था, फैंटेसी। और इसलिए इस फैंटेसी के लिए फैंटेसी का इम्पोर्टेंस होता है इस चीज़ का कि वो तो आपको रियलिटी से एस्केप करने में मदद करती है। ये इस फिल्म का एक्चुअल पॉइंट है। और मरते वक्त अगर आप सोचोगे किसी भी चीज़ को, ये मैंने कहा तो सुना था या मुझे याद नहीं, पर आप मरते वक्त जो सोचते हो ना, वो आपकी रियलिटी एक्चुअल में हो सकती है। क्योंकि मरते वक्त अगर आप सोचोगे कि कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं है, ख़त्म है, या फिर जो कुछ है, अगर आप सोचोगे कि देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ, तो आप आफ्टर लाइफ में गए ऐसे बोल सकते हैं। एक बहुत कौन सी तो फिल्म थी जहाँ पर ऐसा डायलॉग था कि मैं तो भगवान में नहीं मानता, पर मेरी माँ जो है वो मर गई, लेकिन वो भगवान में मानती थी, तो वो गई स्वर्ग में क्योंकि वो मानती थी। ऐसा ही वो एक कैरेक्टर बोलता है, वो थोड़ा आई थिंक रिटार्डेड टाइप होता है कैरेक्टर। तो वो जो फिलॉसफी है ना, यही फिलॉसफी इस फिल्म में भी है, बताई गई है कि वो जो चंद क्षणों में वो प्रिंसेस बन जाती है, वो कुछ मरते वक्त खुद की फैंटेसी वो जी जाती है, ऐसे कह सकते हैं, इतना ही हो सकता है। पर जो सच में हुआ है वो यही है कि वो मर गई है, और उससे डील करने का हमारे पास दूसरा कौन सा ज़रिया था नहीं, तो फैंटेसी ये ज़रिया था, उसके लिए भी था और हमारे लिए भी था एज एन ऑडियंस, ताकि हमें भी इस ब्रूटैलिटी से कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखने लगे। ब्रूटैलिटी के अलावा दुनिया में जो हो रही है ऑलरेडी ब्रूटल चीज़ें, अगर हम उसे बदल नहीं सकते तो हम उसके साथ कोप करने के लिए कुछ तो अदर वे जा सकते हैं। और जिन्होंने उसको फाइट करना चाहिए ब्रूटैलिटी को, वो भी फाइट करेंगे ही। जो भी फिल्म में दिखाया कि वो रेवोल्यूशनरीज फाइट करते हैं और जीत जाते हैं, उनका एक छोटा सा जीत हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि वो एक छोटा सा मिलिट्री बेस था, वो पूरा देश नहीं था। पूरे देश से उनको इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला था फैसिस्ट गवर्नमेंट से, एक छोटी सी विक्ट्री थी उनके लिए, जो भी उसका भी इम्पोर्टेंस है।
तो अभी मेरा वीडियो का दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके की ये एंडिंग है, मतलब इसमें आप दोनों एंडिंग ले सकते हो। एक कि वो फैंटेसी सब रियल था, आप उस पर बिलीव कर सकते हो और वो एक्चुअल में प्रिंसेस बन गई, ये एक आप एंडिंग ले सकते हो। या फिर आप ये समझ लो कि ये कुछ हुआ ही नहीं था, पर ये उसका रियलाइजेशन था, ये उसका एक्सपीरियंस था, ये उसकी आंखों में हुआ था, इतना ही था। पर एक्चुअल फिल्म का एंड ये था कि वो मर गई, और मर गई, लेकिन वो जो विलन था, वो जो कैप्टन था, वो भी मारा गया, और रेवोल्यूशनरीज़ ने वो मिलिट्री बेस उन फैसिस्ट लोगों से छुड़वा दिया। मतलब दो एंडिंग यहाँ पर दिए जाती है, दो, एक हैप्पी है, एक सैड है, एक मिक्सचर ऑफ बोथ है, ऐसे कह सकते हैं कि। और ऐसी ही चीज़ और दो फिल्मों में एक तो मैंने हाल ही फिल्म जो देखी थी जिसमें भी ये तरीका है यूज़ किया गया है, जो कि है फैंटेसी और रियलिटी को मिक्स करना। द ग्रीन नाइट, डेविड लॉवरी की ये फिल्म है, देव पटेल इसमें लीड रोल में है। सर गावेन गावेन या गवेन ऐसा कुछ, तो प्रोनाउंसिएशन भूल गया मैं। गावेन गावेन सर गावेन। तो ये किंग आर्थर, आपको पता होगा, किंग आर्थर की कहानी बहुत फेमस है। जो स्वर्ड, अपने पिताजी की स्वर्ड छुपाई जाती है पत्थर में, और फिर किंग आर्थर बड़ा हो जाता है। मतलब बाहुबली की कहानी है, आप समझ लीजिए कि बाहुबली की जो बेसिक कहानी है वो किंग आर्थर की कहानी से चुराई हुई है बेसिकली। सिर्फ उसमें स्वॉर्ड कुछ दिखाया नहीं है, स्वॉर्ड के जगह पे सिर्फ इतना ही दिखा है कि वो वापस अपने साम्राज्य में चला जाता है, अपने पिताजी के साम्राज्य में चला जाता है। वही सेम किंग आर्थर की कहानी है, किंग आर्थर भी वापस अपने साम्राज्य में चला जाता है और राजा बन जाता है। तो ये जो है, ये जो सर गवाइन है, या ये उस किंग आर्थर का भतीजा है, मतलब उसके भाई, उसकी बहन का बेटा है। तो ये उसका क्वेस्ट है, ये उसकी जर्नी है। तो ये रियल कहानी थी, मतलब एक रियल फैंटेसी कहानी थी, रियल नहीं, मतलब एक हिस्टोरिकल, एक फोकलोर थी। जैसी किंग आर्थर की कहानियाँ फोकलोर बनी है इंग्लैंड में, वैसी ये भी एक उसमें से ही एक एडिशनल ऐसी कहानी थी जिसमें किंग आर्थर मेन रोल में नहीं था, लेकिन उसका भी एक एज एन मेंटर रोल था इसमें, कि वो सर गवाइन को उस जर्नी के लिए भेज देता है। तो इसमें ग्रीन नाइट कौन है? ग्रीन नाइट ये है जो एक फैंटेसी, एक बहुत ही शक्तिशाली इस तरीके का एक थोड़ा राक्षस, थोड़ा भगवान शायद, इस टाइप का एक कैरेक्टर है, जो इस सर गावेन से फिल्म के ओपनिंग सीन में ही खुद की मुंडवी कटवा लेता है। वो आता है उस जहाँ पर इन लोग की पार्टी चालू रहती है क्रिसमस में, सब लोग की, किंग आर्थर के किंगडम में, के पैलेस में। और वो ग्रीन नाइट आता है और चैलेंज करता है कि यहाँ पर ऐसा कोई ब्रेव इंसान है क्या जो मेरा गेम खेल सकता है, मेरे साथ एक गेम खेल सकता है। और उस कोई आता नहीं है सामने स्टार्टिंग में, पर सर गवाइन आ जाता है, क्योंकि सर गवाइन के साथ उस दिन जो हुआ था वो एक थोड़ा अच्छा चीज़ हुआ था कि वो खुद को इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं था सर गवाइन, उसके हिसाब से वो कुछ नहीं है। पर किंग आर्थर जब उसको बुलाता है, उसके बारे में कुछ पूछता है, और ये बोलता है कि तू मेरा खून है, लेकिन हमारा कुछ कनेक्शन ज़्यादा रहा नहीं, तू मेरा खून है फिर भी, लेकिन वो मुझे अभी बनाना है कनेक्शन, ऐसे बोलता है। तो वो एक इमोशनल, एक्चुअल, उसको पहले से एक वो इमोशनल ये स्टेट में गैला रहता है, थोड़ा एग्जूबरेंट होएला रहता है। ऐसे दिखता नहीं है कभी फेशियल एक्सप्रेशन से उसके, लेकिन हमें समझ में आता है। इसलिए वो जब ये चैलेंज करता है ग्रीन नाइट, तो वो शायद बिना सोचे ही हाँ बोल देता है। उसको पता भी नहीं है क्या चैलेंज होगा, क्या गेम होगा। अभी रियल में जो ग्रीन नाइट हुआ रहेगा, कहानी में जो सर गवाइन हुआ रहेगा, वो जबकि पुरानी कहानियों में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुआ करती थी। मतलब कुछ कुछ कहानियों में ऐसे कह सकते हैं हम लोग, जो फोकलोर बन जाती है वो उसके एलिमेंटल स्टेट में फोकलोर बन जाती है, मतलब बेसिक चीज़ में उसके फोकलोर बन जाती है। तो उस बेसिक चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होती, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, एविल साइड होता है और गुड साइड होता है, उसमें ग्रे साइड्स नहीं होता मोस्टली। पर इस फिल्म में ये जो सर गवाइन है, ये
काफ़ी ग्रे नहीं बोल सकते हम इसे, मतलब वो बुरा इंसान नहीं होता, लेकिन वो ब्रेव ऑब्वियसली नहीं होता, वो डरपोक थोड़ा होता है। तो ये उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो थोड़ा सा ब्रेव कभी कभी है, और पर मोस्टली वो डरपोक है, मोस्टली वो चीज़ों में अच्छा नहीं है जो चीज़ों से करनी है। ये ब्रेवरी की कहानी है, ये जो मूल कहानी है ग्रीन नाइट एंड सर गवेन की पुरानी, ये ब्रेवरी के बारे में कहानी है। पर ये उसके अपोजिट है, ये पूरी तरीके से ब्रेव बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा डरपोक है, और ये किसी भी चीज़ में इजी वे फाइंड आउट करने वाला भी इंसान हो सकता है, इस टाइप का इंसान वो है। पर इसी इंसान को उस जर्नी पे भेजा जाता है। अभी ये उसका बददिमाग था कि वो ये सोचा नहीं और उसने वो चैलेंज ले लिया, पर ये उसको करना पड़ता है। तो चैलेंज ये रहता है कि वो ग्रीन नाइट खुद का मुंडी कटवा लेता है, इससे सीधा झुक जाता है, बैठ जाता है और बोलता है मेरा मुंडी काट दे, और ये काट देता है मुंडी। और फिर मुंडी काटने के बाद वो ग्रीन नाइट अपना मुंडी उठाता है और खुद ही वापस लगाता है, लगाता नहीं, ऐसे ही हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि जो तूने अब किया है, 1 साल बाद यही चीज़ मैं तेरे को करूँगा और तेरे को वो लेना पड़ेगा, क्योंकि यही तो गेम है, जो तूने किया वो मैं तेरे को वापस करूँगा। और 1 साल तक ये रुकता है, और फिर 1 साल के बाद इसको कहा जाता है, या फिर ये खुद ही डिसाइड करता है, और सब लोग को मालूम होता है कि यही उसका पैटर्न होगा कि 1 साल के बाद तेरे को ग्रीन नाइट को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, जर्नी पे जाना पड़ेगा, क्वेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जब भी क्वेस्ट या जर्नी हो जाता है तो वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ये क्विटेसेंशियल फैंटेसी स्टोरी होती है, तो उस टाइप की ये हो जाती है। तो उसमें अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, तो अभी वो सब मैं नहीं बताऊँगा। पर मेरा पॉइंट ये है कि एंड में जब भी ये ग्रीन नाइट और सर गवाइन की मुंडी काटने वाला रहता है, जैसे कि हुआ था, तभी उसको जर्नी में कुछ लोग जो मिले रहते हैं, उन लोगों में से किसी ने उसको एक जादुई चीज़ दी रहती है, जो कमर में, उसके कमर के पट्टे में उसने रखी हुई रहती है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि वो कमर में पट्टी रखी हुई रहती है, पर फिर भी कमर में पट्टी रखने के बाद भी वो डर जाता है। मतलब जब भी वो ग्रीन नाइट उसकी मुंडी पे ये जो कुछ है चलाने, मुंडी काटने नज़दीक आता है, तब ये सर गवाइन डर जाता है और डर के भाग जाता है उधर से, और भाग जाता है। और हमें वो पूरी कहानी दिखती है कि ये भाग जाता है, वापस किंगडम में लौट जाता है, और लोग उसको कुछ सच शायद पूछते भी नहीं है, या वो एक मोन्टाज सीक्वेंस में दिखा है, तो हमें वो डिटेल में नहीं दिखा है कि वो वापस चला जाता है, वापस किंग बन जाता है, नाइट बन जाता है प्रॉपर। और फिर उसकी जो एक अफेयर हुआ रहता है, जिसके साथ उसका बच्चा हुआ रहता है, उसको वो बच्चा ले लेता है और उसको हकाल देता है उस औरत को। मतलब जो एक क्विटेसेंशियल नाइट जो करने वाला है, एक लाइफ जीने वाला है, उस टाइप की वो लाइफ जीने लग जाता है। वो दूसरी शादी करता है प्रॉपर, मतलब रईस ख़ानदान में या राजशाही ख़ानदान में शादी करता है। फिर एक हमें कुछ सालों बाद वो एक वॉर पे चला जाता है, तो वॉर में उसका बेटा मरता है और वो कुछ कर नहीं पाता है, बेटे को बचा नहीं पाता है। एंड में उसके पैलेस में, उसके किंगडम के अंदर अटैक होता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो जब भी वो अटैक चालू रहता है, तभी वो जो कमर में एक चीज़ रखा था, जिसके वजह से उसको प्रोटेक्शन मिला था ग्रीन नाइट से, ऐसे उसे लगा था कि तो वो चीज़ वो निकाल देता है, और जैसे वो चीज़ निकालता है उसकी मुंडी कट के गिर जाती है। मतलब इस पहले वर्जन में कहानी के हमें ये बताया जाता है कि ग्रीन नाइट ने उसकी मुंडी काट दी थी, लेकिन जबकि वो पहना था उसने वो बचाने के लिए चीज़ खुद को, उसकी मुंडी कटी नहीं और उधर से वो भाग पाया। पर एंड में वही आउटकम हुआ, कुछ अच्छा तो वो कर नहीं पाया, वो ना अपने बेटे को मरते हुए बचा पाया, ना अपने किंगडम को बचा पाया, ना अपनी प्यार को बचा पाया, कुछ नहीं कर पाया, और एंड में मर गया। ये एक वर्जन दिखाया है उसका कि अगर वो इस तरीके का मतलब डर के जीता तो ये उसका कंक्लूजन होता है। ये हमें प्रॉपर एक 10-15 मिनट के मोन्टाज सीक्वेंस से बताया जाता है, ये एक एंडिंग हमें देते हैं। और फिर हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि जहाँ पर अभी ग्रीन नाइट इसकी मुंडी काटने वाला है, पर उसमें अभी ये क्या करता है कि इसमें वो एक डिसीजन ले लेता है, वो ब्रेव
अभी हम थ्रू आउट द जर्नी मैंने आपको कहा कि ये ब्रेव इंसान नहीं था, ये डरपोक था, पर इस एक मोमेंट में वो एक ब्रेवरी का काम कर देता है। वो ब्रेवरी का काम बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा ब्रेवरी का काम है जो वापस डेथ से कनेक्टेड है, और जो मैं अभी पैन्स लेबिरिंथ के एंड के बारे में बोल रहा था उससे कनेक्टेड है, कि ये खुद का डेथ फेस करना बिना डरे, या फिर इवेंचुअली होने ही वाला है तो हमारे पास, और उसको ये भी बात समझ में आती है कि आज नहीं मरा तो भी कल तो मरूंगा। ये फिल्म का पॉइंट है कि तू कभी भी मर, वो पॉइंट नहीं है, पर जब भी तू मरेगा तू कैसे फेस करेगा डेथ को, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हैव यू वॉन द बैटल और विद द ग्रीन नाइट और नॉट। तो वो अभी सेकंड में हमें दिखाई देता है कि ये मुंडी काटने वाला है, और ये मुंडी काटने के पहले वो बोलता है ग्रीन नाइट भाई रुक जा, और उसको वो कमर का बेल्ट निकाल के रखता है और उसको जिससे उसका प्रोटेक्शन होने वाला था, और बोलता है हाँ ठीक है अभी तू मेरा मुंडी काट। और फिर फिल्म इस पॉइंट पे एंड होती है कि ऑफ यू गो विथ योर हेड। अभी इसके भी दो इंटरप्रिटेशन लोगों ने किए हैं बहुत से, मुझे लगता है कि ये उसका एंड यही है कि ग्रीन नाइट उसको बोलता है चल निकल जा इधर से, ठीक है बच गया तू, पर भले वो निकल जाने बोला होगा, वो एंड में तो ग्रीन नाइट ही जीतेगा, क्योंकि ग्रीन नाइट रिप्रेजेंट्स डेथ। इवेंचुअली अभी तू नहीं मर रहा है, लेकिन इवेंचुअली तो वैसे भी तू मरना ही वाला है। हर इंसान जो जीता जन्म लेता है वो मरेगा ही, ये पॉइंट था फिल्म का। तो इसमें भी दो एंडिंग हमें दिखाई दी, जो अभी मैंने पैन्स लेबिरिंथ के बारे में बोला कि ये एक फैंटेसी की एंडिंग हो सकती है, एक रियलिटी की एंडिंग हो सकती है। तो आप इसमें से दोनों भी एंडिंग को ले सकते हो कि एक पहली एंडिंग ये है कि एक ब्रेव इंसान, सपोजिटली ब्रेव इंसान कभी भी ब्रेवनेस के जैसा नहीं रहता, और एंड में वो मतलब मौत से डर के इसकी ज़िंदगी जी लेता है। और सेकेंड एंडिंग में एक ब्रेव काम वो कर लेता है, जिससे वो ब्रेव भी साबित हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल वे में ब्रेव साबित हो जाता है। वो एक हीरोइक वे में ब्रेव नहीं साबित हो जाता, वो एक प्रैक्टिकल ब्रेव काम करता है कि वो उसको समझ में आता है कि यार वैसे भी तो मरना है ही, कुछ भी करूँ मरना तो है ही, तो ठीक है अभी कर लेता हूँ, फेस कर लेता हूँ, ऐसे वो सोच के फेस करता है डेथ को। तो ये एक हो गया सेकेंड एग्ज़ाम्पल। एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें भी मैं एंडिंग का बारे में अभी बात करूँगा आपसे। ये काफ़ी फेमस फिल्म है, ये भी काफ़ी सारे ऑस्कर्स मिले थे। ला ला लैंड। ला ला लैंड आपको बेसिक बताऊँगा तो ये लव स्टोरी है, आपको मालूम होगा। इसके एंड में मतलब हीरोइन को एक्ट्रेस बनना होता है और हीरो को म्यूजिशियन, मतलब वो ऑलरेडी म्यूजिशियन होता है लेकिन एक बड़ा, या फिर उसको जैज़ म्यूजिशियन, बड़े लेवल का जैज़, लेकिन बड़े लेवल इन सेंस उसको खुद का म्यूजिशियन, खुद के टाइप का म्यूजिशियन बनना होता है, मतलब पैशन से काम करने वाला म्यूजिशियन बनना होता है। हालांकि वो बीच में अपने राह से भटक के पैसे के पीछे भी चला जाता है, पैसे और फेम के पीछे भी चला जाता है, पर इवेंचुअली उसको जो बनना होता है वो बनता है। उसको एक जैज़ क्लब ख़रीदना होता है, वो ख़रीद लेता है, और इसको हीरोइन बनना होता है, ये भी हीरोइन बन जाती है। पर ये लव स्टोरी भी थी, ये लोग एक दूसरे को प्यार भी कर रहे थे, इन लोग की खुद के ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन फिल्म के एंड सीन में ये हीरोइन बन गई है, बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है, और उसका एक अच्छा खासा पति भी है और शायद बच्चा भी है। और ये एक जगह में अपने पति के साथ घूमने को चले जाती है रात को, शाम को ऐसे ही। तो वो जो जगह होती है वो इसी का, हीरो का जैज़ क्लब होता है। तो हमें दिखता है कि जैज़ क्लब में ये हीरो बजा रहा है फिल्म के एंड में, तो ये उसका ड्रीम तो पूरा हो गया, तो ये हैप्पी एंडिंग भी है, इसका ड्रीम भी पूरा हो गया, ये हीरोइन भी है, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं है। तो वो जब भी गाना बजाने लगता है, म्यूज़िक बजाने लगता है एंड में, तभी दोनों का एक ड्रीम सीक्वेंस चालू हो जाता है, और उस ड्रीम सीक्वेंस में दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ रह रहे, दोनों का प्यार भी सक्सेसफुल हुआ, दोनों का वो लाइफ भी दोनों की सक्सेसफुल हो गई।
और मतलब वो सिर्फ ड्रीम सीक्वेंस में हमें वो एंडिंग, सेकंड अल्टरनेट एंडिंग दिखाई देती है, और एक्चुअल एंडिंग ये थी कि दोनों के ड्रीम्स पूरे हो गए लेकिन दोनों का प्यार नहीं पूरा हुआ। तो मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त मेरे को हमेशा कहता है कि ये इसमें दो एंडिंग भले दिखाई हो लेकिन वो दूसरी एंडिंग भी सच है। उसका ये हमेशा कहना है कि वो दूसरी एंडिंग भी सच है और ये लव स्टोरी कंप्लीट की गई है फिल्म में। मेरा ये कहना है कि इस फिल्म का कहना ये है कि ग्रेटनेस या सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। तुमको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब तुम्हें लाइफ में कुछ तो मिलता है, या फिर एक्सेलेंस या ग्रेटनेस मिलता है, या तुम्हारा जो कुछ पैशन था वो अगर तुमको एक्सट्रीम लेवल पे जाके अचीव करना है तो तुमको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस लाइफ में करना पड़ता है। और ये इस डायरेक्टर का इन जनरल फिलॉसफी है, क्योंकि यही फिलॉसफी इसके डेब्यू फिल्म में भी था, विप्लैश में। विप्लैश जो कि मेरा इससे भी ज़्यादा फेवरेट फिल्म है एक्चुअली। अभी मैं विप्लैश के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि बात करूँगा तो आधा घंटा बात करना पड़ेगा। तो विप्लैश में भी यही फिलॉसफी था कि ग्रेटनेस कम्स एट अ कॉस्ट, और यही सेम फिलॉसफी ला ला लैंड में भी है, लेकिन ला ला लैंड का मेथड काफ़ी अलग है वही बात कहने का, और विप्लैश का मेथड बहुत अलग था। मेरा ये कहना है, मेरे को ये लगता है, लेकिन मेरा एक दोस्त जो बोलता है वो पर्सपेक्टिव भी काफ़ी लॉजिकल है कि ये लव स्टोरी ही थी, मतलब एक तरीके से सैक्रिफाइस वगैरह सब ठीक है, पर ये दोनों को लव स्टोरी भी कंप्लीट हुई क्योंकि सेकेंड एंडिंग भी दिखाया फिल्म में, तो वो भी रियल था। मतलब ये जो दो एंडिंग्स दिखाने का जो प्लान है, या फिर ये जो आइडिया है कि दो एंडिंग्स आप इस तरीके से दिखा सकते हो, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों को जो एंडिंग लेना है वो ले सकते हैं, और उनके लिए वो एंडिंग सही होता है, तो वो चॉइस लोग खुद कर सकते हैं। तो यही सेम पैंस लेब्रिंथ के बारे में, ग्रीन नाइट के बारे में, और ला ला लैंड के बारे में। तो ये मेरा पॉइंट था ये वीडियो बनाने का, कि फिल्म में अल्टरनेट एंडिंग्स किस तरीके से दिखाई जा सकती है, और किस तरीके से ऑडियंस मतलब वो इतनी भी अलग, मतलब अभी पैंस लेब्रिंथ का एंडिंग ऐसे नहीं है कि बहुत ही अल्टरनेट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है, दोनों बहुत चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी आप जब भी डीप में सोचते हो इस फिल्म के बारे में, तो आप एक अर्थ लगाने का प्रयत्न करते हो कि क्या डिफाइनिंग एलिमेंट था उस फिल्म का। तो उस समय आपको जो सही लगता है, आपको जो लग सकता है, उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो उसमें से आप जो आपको ज़्यादा कन्विंसिंग लगे उससे आप वो आप अपना सकते हो, और आप यू कैन बी सेटिस्फाइड विथ इट। तो ये पॉइंट था। सो टेक केयर।